ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आज चैप्टर ख़त्म करना है क्योंकि इसमें 2-3 बातें ही रह गई हैं। बाकी बेसिकली जो मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं ऑलरेडी। तो आप इसको फटाफट से देखो एंड देन विल स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है। हम क्या करेंगे, फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें 3-4 मेथड्स हैं नेशनल इनकम निकालने के, वो कर लेंगे। और बाकी जब क्वेश्चंस हैं वो हम इसी के बाकी चैप्टर्स के साथ साथ करते रहेंगे। मतलब साथ साथ इसकी थ्योरी पढ़ते रहेंगे, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की साथ साथ उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। 2-3 महीने चलते रहेंगे। चैप्टर में 15-20 दिन में ख़त्म करा दूंगा। साथ साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम करते रहेंगे अलग चैप्टर, न्यू चैप्टर्स करते करते, मतलब 2 चैप्टर इकट्ठे चलते रहेंगे आपके। नाउ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब वो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ग्रेस प्रोस्पेक्ट्स। ये पूरा पैराग्राफ जो है ये इकट्ठा नहीं आता। इसमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट कुछ भी आ सकता है। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 ये आ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब ग्रेट प्रोस्पेक्ट, मतलब कि आपको एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। तो इंडिया में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों। तो उसका आंसर है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको मोदी सरकार भी कह रहे हैं आजकल। ओके, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट है। एंड लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं, लोकल बॉडी में आपकी एमसीडी, बीएमसी वगैरह वगैरह जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, और गांव के अंदर विलेज पंचायत होती हैं। तो ये जो होती हैं ये सारा काम देखती हैं किस चीज़ का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। मतलब क्या करती हैं ये, एजुकेशन में और हेल्थ में इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एजुकेशन और हेल्थ में कौन इन्वेस्ट करता है ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो ये 3 चीज़ें हैं आपकी जो करती हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर, ये तो वही हो गया, मतलब इसी का आंसर है कि ये आगे पूरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है, मैंने पढ़ा नहीं था। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये वाले यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 2, एजुकेशन हेल्थ सर्विस क्रिएट बोथ इन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स कैसे हुए कि हम सोसाइटी का भला कर रहे हैं। अब क्या खाली सोसाइटी का भला करने के लिए आपको दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी मिलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि क्या क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स है कि क्या क्या आप इसमें किन किन लोगों के लिए इसमें फ्यूचर है, किन किन लोगों के लिए इसके प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है स्कोप। तो बोथ आपका पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एंड एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। आपको जहाँ पे पब्लिक स्कूल्स मिलेंगे वहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगे, और जहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे। तो दोनों के दोनों एजुकेशन एंड हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो अलग हर तरह की गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों होती हैं। तो ये इकट्ठा लिखने को कभी नहीं आता, ये अलग अलग चीज़ें आती हैं। नाउ नीड क्या है, ये गवर्नमेंट इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे। क्यों एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस बारे में क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर ये इसको ऑब्जेक्टिव नहीं मानते, चलो वेरी शॉर्ट में ही आएगा 2 या 3 नंबर का, तो आप लोग इसमें कह सकते हो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। पहला कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड ईजीली। जैसे अब एक बच्चा पढ़ गया तो ये लॉन्ग टर्म पढ़ाई होगी, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दिन तक करते रहो, 12-15 साल तो उसको पढ़ाते रहोगे, फिर जाके वो उसके जॉब लगेगी, रिटर्न आएगी। सिमिलरली हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ में आप इन्वेस्ट करते हो, अगर उसको मान लो बीमारी हो गई और उसको आप हॉस्पिटलाइज करके ठीक कर देते हो, तो वो 4-5 साल 6 साल उसकी बीमारी प्रॉब्लम उसको क्रिएट नहीं करेगी। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया, अगर ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का ध्यान नहीं दिया गया तो रिज़ल्ट उल्टे हो जाएंगे, जिसको हम रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे अगर एक बच्चा एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और उसको वहाँ पे रिक्वायर्ड सर्विसेज नहीं मिले, या डॉक्टर अच्छे नहीं थे, या मशीनरी अच्छी नहीं थी, या स्टाफ अच्छा नहीं था, या दवाइयाँ नहीं थी, कुछ भी, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ पे, देन जो उसका नुकसान हुआ, देन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन। वो उसका नुकसान हो गया, क्या पता वो मर जाए, क्या पता उसका ऐसी बीमारी लग जाए जो ज़िंदगी भर ठीक ना हो सके, क्योंकि टाइमली उसका इलाज नहीं हुआ। अगर उसका टाइमली इलाज हो जाता तो कि उसकी बीमारी बढ़ती ना।
तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं मिले या अच्छी दवाइयाँ नहीं मिली, उसका टाइमली इलाज नहीं हो पाया, उसकी बीमारी बढ़ गई। तो जो उसकी बीमारी बढ़ गई वो एक ऐसा नुकसान हुआ, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बहुत लंबे समय तक उसको बीमार रखेगा, उसकी बीमारी बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहेगी। दैट कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे टाइम से इलाज नहीं हुआ अब कर देते हैं, ऐसा नहीं, वो टाइम चला गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो एक बच्चा की एज 18 साल 19 साल हो गई और वो स्कूल नहीं गया और अब वो कहता है चलो मैं फर्स्ट से पढ़ाई शुरू करता हूँ, क्या 18 साल का बंदा फर्स्ट से पढ़ाई शुरू कर सकता है? नहीं, वो टाइम निकल चुका, अब वो रिवर्स, ये देखो, एंड दे कैन नॉट ईजिली बी रिवर्स, ये टाइम रिवर्स वापस नहीं आ सकता। तो अगर टाइमली इलाज या टाइमली एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो वो इतना नुकसान होगा, जो नुकसान होगा वो वापस नहीं आ सकता, वो बहुत लंबा नुकसान हो गया। बिफोर द डिसीजन इज़ टेकन टू शिफ्ट एंड चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन, कह रहा है कि टाइमली उसका इलाज नहीं हुआ तो जितना डैमेज वो हो गया है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब तक आप डिसीजन लेते कि उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी अच्छे नर्सिंग होम में या ट्रीटमेंट वाली इंस्टीट्यूशन में करते, जब तक आप सोचते तब तक वो नुकसान हो चुका है, तब तक उसकी बीमारी बढ़ चुकी है। अब आप कुछ जितने मर्जी अच्छे जगह पे दिखा लीजिए, वो इलाज ढंग का नहीं होता कि जो उस टाइम ट्रीटमेंट ज़रूरत थी वो नहीं हो पाया। तो ये इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ज़रूरी है ताकि अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल मिले, लोगों को टाइमली पढ़ाई मिल जाए, जब उनको इलाज की ज़रूरत है इलाज मिल जाए, जब उनको पढ़ाई की ज़रूरत है पढ़ाई मिल जाए, उनको बहुत देर वेट ना करना पड़े, क्योंकि जो इससे नुकसान होता है वो रिवर्स जल्दी नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान हो जाता है, वापस वो ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए नॉट रिवर्सिबल है। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड देयर कॉस्ट। जो एक आम आदमी, इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब एक अकेला बंदा, एक आम आदमी को इसकी कॉस्ट और इसके खर्चे के बारे में नहीं पता होता, इसलिए जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करी तो गवर्नमेंट तो फ्री प्रोवाइड कर रही है ना, इसलिए उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, इलाज कराए, गवर्नमेंट स्कूल जाए, अपने बच्चे को पढ़ाए। द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन हेल्थ सर्विस में एक्वायर मोनोपोली, ये बोला है कि अगर मान लो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करती, मान लो कि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल होते ही ना, तो प्राइवेट होते, और प्राइवेट वाले अब क्या कर लेते, अपनी मोनोपोली बना लेते, मिलजुल के इतने हाई रेट्स कर देते एजुकेशन के और इतने हाई रेट्स कर देते हॉस्पिटल्स के, जो उन्होंने किए भी हुए हैं, वो और ज़्यादा हाई कर देते अगर क्या ना होता, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना होती। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो प्राइवेट वाले खाली होते तो इतना हाई रेट करता तो बेचारा गरीब आदमी इलाज कराने इतने हाई हॉस्पिटल में, हाई रेट वाले हॉस्पिटल या हाई रेट वाले स्कूल में कैसे बच्चे को पढ़ाना जाता। इसलिए साथ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के भी खुले और वो अपने जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो प्राइवेटली हाई रेटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड प्राइवेटली हाई रेटेड हॉस्पिटल में अपने बच्चों को या अपना इलाज नहीं करा सकते, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़रूरी। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बारे में। अच्छा, ये सब जो है कि कौन कौन से लोग पढ़ाते हैं, ये आपने कुछ नहीं पढ़ना, बस एक रीडिंग मारना ना कि एनसीईआरटी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी बुक्स आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, और यूजीसी है, ये कॉलेजेस को देखती है। कॉलेजेस का जितना भी सारा हिसाब किताब है कि कॉलेजेस ने, पूरी इंडिया के कॉलेजेस ने क्या फ़ैसला लेना क्या नहीं लेना, वो यूजीसी देखती है। स्कूलों के बारे में एनसीईआरटी देखती है। एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी आपका एजुकेशन सेक्टर में देखती है। तो आपने कुछ नहीं करना, खाली नाम याद करने हैं। हेल्थ में तो आपको पता ही है आजकल कोरोना के बारे में, आईसीएमआर के बारे में इतना कुछ आ रहा है। तो आईसीएमआर एक रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट भी करती है और रिसर्च भी करती है और सारा का सारा मैनेज भी करती है। इसके बाद आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने हैं, रीड करने हैं। लेकिन रीड का मतलब ये नहीं खाली एक बार रीडिंग करके छोड़ दी, आपको थॉरोली रीड करने हैं, याद होए जो भी ठीक, नहीं हुए क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आए हो। इसमें आपको बताया गया राइट टू एजुकेशन सबका हक है, 14 ईयर से कम बच्चे को वो नहीं मिलनी चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ का सबका हक है, सबको अच्छे जगह पे मेडिसिन वगैरह मिलनी चाहिए, सब कुछ वही लिखा है। तो आप इसको रीड कर लेना। फिर ये आ गया एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर की क्या हालात है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, फिर हम चैप्टर ख़त्म करने की उस पर चलेंगे। ये आपने याद नहीं करना, ये आपको पीछे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मिल जाएगा, या इसको आप कर लेना चलो, क्योंकि ये याद होता नहीं बच्चों को, तो पीछे इसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वगैरह में वेरी शॉर्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
एजुकेशन में गवर्नमेंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस बारे में, इन एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट करती है, कितना नहीं करती है और कितना और करने की ज़रूरत है, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। नो व्हाट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन, आगे लिखा है एलिमेंट्री एजुकेशन है प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन, मतलब प्राइमरी होगी 5th तक और मिडिल स्कूल होगी आपकी 8th तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है 8th तक के, आपने कई बार देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो ये केंद्रीय विद्यालय या एमसीडी के नगर निगम के विद्यालय हैं या दिल्ली सरकार के भी, वो सारे स्कूल 12th तक नहीं होते, मोस्टली 10th तक होते हैं और ज़्यादातर तो उसमें 8th तक ही होते हैं, वो 8th तक पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो प्राइमरी 5th तक अप टू 5th और मिडिल स्कूल मतलब अप टू 8th तक पढ़ाया जाता है और इसी में खर्चा करने को तैयार है। बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए ना उनके अच्छे टीचर्स हैं, ना स्टाफ है, ना अच्छा फैकल्टी है, ना अपना एनवायरनमेंट भी सही नहीं है और बिल्डिंग्स वगैरह भी और स्कूल लैब्स वगैरह इतनी अच्छी वहाँ पे नहीं है। अब शेयर ऑफ हायर एंड टेरिशरी एजुकेशन, हायर मतलब आपका कॉलेजेस हो गए, सीनियर सेकेंडरी हो गया, 10th और 12th वगैरह सारा हो गया, तो ये वगैरह इज़ लीज, इसमें खर्चा कम कर रही है। आपको गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाएंगे पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम मिलेंगे। सिर्फ दिल्ली में 2 या 3 कॉलेजेस या 4 कॉलेजेस होंगे जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बाकी सारे प्राइवेटाइज्ड हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए स्पेंड करना गवर्नमेंट ने अभी इतना नहीं ध्यान दिया, इस पर इतना तवज्जो नहीं दिया गया। सेकंड आ गया एक्सपेंडिचर ऑन टेरिशरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अब टेरिशरी एजुकेशन मतलब ये एक्स्ट्रा जो कॉलेजेस पॉलिटेक्निक जो अब 12th के बाद कोर्सेज वगैरह करेंगे, सारा टेरिशरी में आ जाता है, हायर में आ जाता है। ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही, बट ये इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन टेरिशरी एजुकेशन, ये हमने पिछले पॉइंट में पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं अपने स्कूल को ही बढ़ाना चाहूँ, एज वी बीच का छोड़ देना, एज वी एक्सपैंड स्कूल एजुकेशन, अगर मैं स्कूल को अपना 8th को 10th तक या 10th को 12th तक लेना चाहूँ तो हमें क्या चाहिए? वी नीड मोर टीचर्स, अच्छे टीचर्स चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए जो कि हु आर ट्रेंड इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह में पढ़े हों। तो इसलिए अच्छे कॉलेजेस होना ज़रूरी है, ताकि अगर स्कूली शिक्षा बढ़ानी है तो अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए तो हायर एजुकेशन कॉलेजेस चाहिए कि वहीं से पढ़ के आएंगे ना टीचर्स भी। सो एक्सपेंडिचर एंड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज, कि स्कूली लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी और टेरिशरी लेवल मतलब सारे जो एक्स्ट्रा कोर्स होते हैं आपके आफ्टर 12th सब पे खर्चा बढ़ाना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट इस पर खर्चा लीस्ट कर रही है, लेकिन इस पर खर्चा आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है, शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आ रहा है जी आपके पास डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस स्टेट्स, कि हर स्टेट में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है, किसी में ज़्यादा अच्छी है, किसी में ज़्यादा ख़राब है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख लो, डिफरेंस इन एजुकेशन स्टेट्स अक्रॉस स्टेट्स, इसको सीधा एग्जांपल में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ईयर वगैरह छोड़ दो, एज हाई एज 3465 इन हिमाचल प्रदेश एंड टू लो एज इतने, मतलब हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, इतने लोग आपके पर कैपिटा पड़े हुए हैं। पर कैपिटा एक एरिया है और पर कैपिटा एक एरिया की, पर कैपिटा एरिया में 34,651 रुपीज़ है, ये खर्चे जाते हैं, एक्सपेंडिचर किया जाता है किस पे? एक मिनट रुक जाए, द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफर्स, ऐसे कर लो, द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफर्स, कि जो खर्चा किया जाता है पर कैपिटा एक लैंड एरिया हो गया, उस लैंड एरिया में एजुकेशन पे कितना खर्चा जाता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग डिफ़र करता है, अलग होता है। कैसे? 34,651 इतना हाई है हिमाचल प्रदेश में, वो अपना बहुत खर्चा करते हैं लोगों को पढ़ाने में, लेकिन बिहार में उतना ही लो है 4088 पर कैपिटा, इतना ही खर्चा कर पाते हैं वो, ठीक है। दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। तो जिस स्टेट के लोग ज़्यादा खर्चा, जिस स्टेट की गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी लोगों को, अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, और जिस स्टेट्स के लोग कम खर्चा करेंगे वहाँ पे लोग कम एजुकेटेड होंगे। इसमें एक ना बुक में 3 ही पॉइंट है, बट इसमें एक चौथा पॉइंट बन रहा है, वो हम नेक्स्ट पेज से करेंगे, ये वाला। तो प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की प्रोविज़न मिलनी चाहिए गवर्नमेंट का। हम वही पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट कितना एजुकेशन में खर्चा करे, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। इसमें आप इसको मार्क कर सकते हो कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कितना करना चाहिए। इन 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड राइट टू एजुकेशन, हमको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं,
कि 6 से 14 साल के बच्चे को 14 साल तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और 14 साल तक के बच्चे को आप कोई चाइल्ड लेबर में देखो तो उसको कंप्लेंट डालो ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से स्कूल में हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड लेविंग 2% एजुकेशन सेस। आपको पता होगा अगर आपके घर में बिल्स आते हैं तो या मोबाइल का बिल अगर भी कोई आता है तो उसमें एजुकेशन सेस लिखा होता है, या कोई आप बाजार से सामान खरीदो उसमें जीएसटी के साथ में एजुकेशन सेस लगा होता है। तो गवर्नमेंट ने कई चीज़ों पे, कई इंपॉर्टेंट जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें एजुकेशन सेस लगाया। मान लो आपका बिल 100 रुपये आया, उसमें 2% का मतलब 2 रुपये आपके वो लग जाएंगे, एजुकेशन सेस लग जाएगा। और ऑन यूनियन टैक्सेस, मतलब सेंट्रल को जो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस जा रहे हैं उसमें लग जाएगा। उसमें क्या कि आपसे जेब से 2-2 रुपये निकलते रहेंगे, वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट उस पैसे से एजुकेशन में खर्चा करेगी। हमारी जेब से सेस ले लिए 2%, जो भी हमने खर्चा किया उस पर 2% हमसे एक्स्ट्रा ले लिया, वो सारा एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट देती है। द रेवेन्यूज़ फ्रॉम एजुकेशन सेस 2% से जो लेती है गवर्नमेंट, रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम होती है, हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री, वो सारा एलिमेंट्री एजुकेशन में डाल देती है। तो ये आपका 4th पॉइंट बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप 5th पॉइंट बना सकते हो। इन एडिशन टू दिस अमाउंट गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसके बाद जब पहले गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पे खर्चा कम करी थी, लेकिन 2009 के बाद से गवर्नमेंट ने करना थोड़ा शुरू किया है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, खर्चा खुद से नहीं कर रही, गवर्नमेंट बैंक से लोन दिलवा रही है कि जिनके स्कॉलरशिप्स हो रही हैं, इनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनको न्यू लोन स्कीम्स निकली हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो गवर्नमेंट से लोन ले बैंक से और हायर एजुकेशन पढ़ना शुरू करे, और गवर्नमेंट भी उनको देना शुरू कर रही है। तो पहले इस पर कम सोचा गया था, अब इस पर सोचा जा रहा है। तो ये चौथा 5वां पॉइंट अपने आप में इसके साथ भी अटैच हो सकता है। और साथ में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इसके अंदर आपके फिर 1st एंड 2nd पॉइंट या 3 पॉइंट्स इसमें दिए, 3 पॉइंट्स बना लो आप। तो ये आपको डिपेंड करता है कि एक ही आंसर 2 जगह एडजस्ट हो रहा है। एक आपने यहाँ से पढ़ा ये वाला, तो यहाँ से इसका 3rd पॉइंट हमने मार्क कर लिया, और चौथा 5वां 6ठा पॉइंट यहाँ से बड़ा आंसर बन गया ना 6 मार्क्स का। और अगर खाली प्रोविजंस पूछी जाती है तो आप ये वाला लिख देंगे, इसमें 1 2 3 पॉइंट्स लिखे, 3 पॉइंट्स में। और ये जो 2% वाला क्वेश्चन है, और ये 6 to 14 ईयर्स और ये 2%, छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये आप मार्क कर लिया करो। ये आपके उसमें आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स MCQ वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स बन के आपके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ये आपने लर्न नहीं करने और ना ही आपने रीड करने हैं। तो ये जितना भी टॉपिक है और ये जितना भी टॉपिक है आपका, ये आपने पीछे से करने हैं। जो बैक क्वेश्चंस है ना आपके बैक ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, या ऑब्जेक्टिव्स का मतलब बच्चों के दिमाग में फ़ोटो बन जाती है, MCQ नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मेरे को एक बच्चे ने बोला भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भी सर ऑब्जेक्टिव का मतलब तो MCQ होता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव का मतलब वेरी शॉर्ट फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, सारा। जब भी मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्कर, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्कर पीछे ऑलरेडी बुक में रेडीमेड बने हुए हैं, आप वहाँ से लर्न करो, ये सारा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ना आपने रीड करना ना कुछ करना है इसको, आप सीधा ऑब्जेक्टिव बैक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम बैक ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आप लोग ये टॉपिक पढ़ लेंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक कि फ्यूचर के स्कोप क्या है, फ्यूचर में स्कोप क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या बढ़ेगा, या प्राइवेट कंपनी को अलाउ करेंगे, अलाउ तो है ही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, लेकिन उनका शेयर बढ़ाएंगे, या गवर्नमेंट अपना खुद का शेयर बढ़ाएगी, खर्चा करेगी। फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा था इसमें, एजुकेशन फॉर ऑल इज़ स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा आंसर लिख दोगे। अगर खाली ड्रीम के बारे या डिस्टेंट ड्रीम के बारे में बात होगी तो आप सिर्फ इतना पोर्शन लिखोगे, और अगर पूरा प्रोस्पेक्ट्स पूछेंगे तो आप सारा लिख सकते हो। तो ये नहीं करना कि प्रोस्पेक्ट्स वाला डिस्टेंट ड्रीम का पॉइंट पूछा गया आप सारा का सारा लिखा हो, जितना मांगा जाए उतना लिखा करो। कि अभी भी हमारे देश में एजुकेशन फॉर ऑल एक सपना ही है। क्यों? क्योंकि कितने लोग जो है गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, या पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, तो सबको अच्छी एजुकेशन का मतलब यहाँ पे अच्छी शिक्षा है, खाली शिक्षा नहीं। खाली शिक्षा तो गवर्नमेंट स्कूल में जाके आप बैठ जाओ, पढ़ो ना पढ़ो, शिक्षा तो मिल गई आपको। यहाँ पे अच्छी एजुकेशन की बात हो रही है, वेल एजुकेटेड, ताकि आप लाइफ में, देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि आगे जाके आप एक कैपिटल की तरह काम कर सको और आप एक अच्छे पैसे कमा सको, इसकी बात हो रही है। तो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड। ज़रूरी ये अच्छा काम हुआ है कि लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है, पहले कम था वो बड़ा है, लेकिन absolute number of illiterates is still as much as India's population was at the time of independence।
अभी भी इतने हमारे देश में इलिटरेट बंदे हैं जितनी हमारे देश की आज़ादी थी कब, और देश की आबादी थी कब, जब देश फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है ना। जो 1947 हमारे देश का आबादी थी, जो पॉपुलेशन का नंबर था, उतने लोग आज भी हमारे देश में इलिटरेट है। ठीक है। इन 1950 इट वॉज नोटेड द डायरेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, ये तो छोड़ दो आप। हैड वी डन दिस वी वुड हैव अचीव्ड 100% लिटरेसी बाय नाउ। नहीं, हम वो कह रहे हैं कि 1950 में शुरू किया था कि हमको एजुकेशन फॉर ऑल करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाया था कि गवर्नमेंट 14 ईयर की एज तक सबको पढ़ा देगी। 1950 में शुरू हुआ था, आज 2020 है, आज तक इसको हमने 100% अचीव कर लेना चाहिए था। क्या हमने अचीव किया? नहीं किया। ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे आप, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। और इसके बाद लिखेंगे हैड नॉट कर दो, हैड नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, या हैज़ करेंगे, हैज़ नॉट बीन अचीव्ड 100% बाय नाउ। ठीक है, जितना मैंने मार्क किया अप टू 14 ईयर्स, उसके बाद हैज़ नॉट बीन अचीव्ड 100% लिटरेसी बाय नाउ। ठीक है, इतना अचीव नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट, जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर, कि जेंडर इक्विटी हुई है, बेटर हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुई। जेंडर इक्विटी मतलब मेल एंड फीमेल को इक्वल राइट्स मिलने। पहले होता था कि लड़कियों को क्या पढ़ाना है, घर जाके आगे शादी वादी करनी है, क्या खर्चा करना है इस पर। तो अब ऐसा नहीं है, अब लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, लड़कियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, लड़कियां जॉब भी अच्छी करती हैं और आगे हायर एजुकेशन भी पढ़ाती हैं और पढ़ाती भी है। तो ये तो हमने एक गेन किया है, पर बेटर किया है, पहले से पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि छोटे कस्बे, छोटे गांव, छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे जंगलों वगैरह में लोग अभी भी लड़कियों को मार देते हैं और उनको कम पढ़ाते हैं। तो डिफरेंसेस इन नैरोइंग, आप लिख सकते हो डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स। लिटरेसी रेट मेल एंड फीमेल कम हो रहे हैं मतलब अच्छी बात है, कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अगर मेल रेट इतना ऊपर था और फीमेल रेट बहुत कम था, अब ये डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब जितने मेल पढ़ते हैं उतने ही फीमेल को भी पढ़ाया जाता है। इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। हाउएवर वुमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड। क्यों? अगर वुमेन एजुकेशन को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, या लड़कियों को, लेडीज़ को पढ़ाना, वुमेन एजुकेशन क्यों इंडिया में नेसेसरी है? क्यों? टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। अब क्योंकि वुमेन भी अपने आप में इंडिपेंडेंट बने, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली, और उसकी स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि वो उसको फिर मेल्स के अंदर वो नहीं होना पड़ेगा, सब ड्यू नहीं होना पड़ेगा, उनसे दबना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप पैसे कमा रही है, तो अपना सोशल स्टेटस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो उनको मेल्स दबा नहीं पाएंगे और उनको एक प्रॉपर सम्मान मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन। तो आगे पॉपुलेशन कितनी बढ़ानी है, कितने बर्थ्स करने हैं, वुमेन को जब पढ़ी लिखी होगी उसको पता है कि हमको फैमिली प्लानिंग करके चलना है। फर्टिलिटी रेट मतलब पॉपुलेशन बर्थ रेट, एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन, कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी, अपना भी और अपने बच्चों का भी, पढ़ी लिखी होगी। तो ये बेटा, ये पूरा एक क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में है, पर ये अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन क्या अचीव हो चुकी है, तो आप बताओ कि नहीं हुई है पूरी तरह, और जेंडर इक्वलिटी अचीव हो गई है। हाँ, इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और क्या क्या है, और ये जेंडर इक्वलिटी क्यों ज़रूरी है। अगर ये पूछ ले कि जेंडर इक्वलिटी क्यों ज़रूरी है, तो ये रीजंस आ गए। तो जो पूछा जाए उतना ही आपने लिखना है, ये पूरा एक आंसर की तरह लर्न मत किया करो, इसको अलग अलग आंसर, ये अलग आंसर बन गया आपका, ये अलग आंसर बन गया, इस तरह से आप लोग लर्न किया करो। ओके, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स, इसमें कुछ ज़्यादा मार्क नहीं करना, इन्फॉर्मेशन एक ज़रा सी एक्नॉलेजमेंट देनी है कि हायर एजुकेशन है बट बहुत सब बंदे नहीं ले रहे। इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन लेवल, कि बहुत कम लोग हायर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस, डिग्री वगैरह लेते हैं। ज़्यादा लोग क्या तो 12th के बाद पढ़ लिया, ग्रेजुएट हल्का सा हो गए, 1 साल 2 साल पढ़ लिया। हायर एजुकेशन का मतलब ग्रेजुएशन नहीं होती, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को हायर एजुकेशन कहा जाता है। कि बहुत लोग ऊपर तक नहीं आ रहे, कई लोग गरीबी के कारण काम धंधा ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे 12th में यार बड़ी मुश्किल तो 12th पढ़ी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पढ़ाई में हम नालायक है या वीक है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, या पैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको, ये जो परसेंटेज वगैरह ये सब लिखा है, ये आपको यहाँ से लर्न नहीं करना, ये ऑब्वियस बात है, बैक क्वेश्चन में से आप लोग लर्न करोगे। तो इसमें आप लिख सकते हो ये, और साथ में ये भी, देयरफॉर
जब इसका रिजल्ट आ गया, ये कंक्लूजन हो गया, देयरफॉर द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज एलोकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड आल्सो इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि अच्छे इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट बने ताकि गरीब लोग पढ़ सकें और उनकी जो एजुकेशन लेवल हो पढ़ाने का वो भी अच्छा हो, ताकि जो वीक लोग हैं, जिनको जो समझने में देरी लगती है या जो वीक है, इनका IQ लेवल अच्छा नहीं है, तो उनको अच्छे टीचर्स मिलें ताकि वो अच्छी तरह से शिक्षा ले सकें। उनको टाइम, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको टाइम लगता है कोई बात समझने में, तो उनको अच्छे टीचर्स मिले ताकि उनको आराम से पढ़ा सके। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी अच्छा नहीं है क्योंकि हम भागते हैं। हमारे टीचर्स क्या करते हैं, चैप्टर शुरू हुआ नहीं, अगले दिन ख़त्म हो जाता है। आप लोग के स्कूल में भी मैंने देखा है कि अभी छुट्टियां, मई की छुट्टियां जो समर वेकेशन से पहले इस बुक के 9 चैप्टर, 8 या 9 चैप्टर करा दिए, तो ये भगाना ही तो हुआ। ऐसे कौन पढ़ाता है यार? पूरा साल में आधा साल ये बुक करनी, आधा साल वो करनी, तो आपने 1 महीने में पूरी बुक ख़त्म करा दी। और इस स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है बस भगाया जाता है, चैप्टर शुरू आ जाता है, परसों ख़त्म भी हो जाता है, चाहे वो कितना बड़ा चैप्टर हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एक बच्चा स्लो लर्नर है, उसको ढंग से समझाओ, उसको ढंग से पढ़ाओ। पूरा साल पढ़ा हमारे पास पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। हायर एजुकेशन कॉलेजेस वगैरह में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ाया जाए। अच्छा, इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। तो ये सब आपको यहाँ से नहीं करना, ये सब आप वहाँ पे कर सकते हो, पीछे से बैक क्वेश्चंस में से आपको जो सॉल्व मिलेंगे आप वहाँ से कर सकते हो। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ। परसों से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी होंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी टाइप्स के होंगे सारे आपको अलग अलग क्लासेस में 15-20 दिन में पढ़ा दिए जाएंगे। फिर साथ में इसके बाद यही वाली बुक दोबारा से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस बुक में होमवर्क नहीं मिलता, आपको सिर्फ वीडियो देख के मार्क एंड समझना होता है। तो साथ साथ आप ये वाला बुक करते रहोगे, साथ साथ इसके क्वेश्चंस करते रहोगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन 150-200 क्वेश्चन करने हैं, नहीं 200-250 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं 200-250 क्वेश्चन इकट्ठे कराता रहूँगा तो आपका क्या 2 महीने लग जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि डाउट्स भी निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये चैप्टर फटाफट से 15-20 दिन में ख़त्म करेंगे। फिर साथ में ये थ्योरी बुक आराम से पढ़ते रहेंगे, आराम से इस बुक के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसमें होमवर्क मिलना नहीं, तो ये भी पढ़ते रहेंगे, साथ में इसका होमवर्क करते रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन हर क्लास में मिलते रहेंगे आपको, ताकि मैं डाउट भी ले लिया करूँ ईजिली और आप सिलेबस भी कंटिन्यू करते हो। तो ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम इसके क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं करेंगे, ये बुक करते रहेंगे सारी साथ साथ। ये बुक और मैक्रो के भी जो थ्योरी चैप्टर्स है वो करते रहेंगे साथ में इसके क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन अब चलते रहेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जैसे जैसे बोलता रहूँगा वैसे वैसे पढ़ते रहो। तो ये चैप्टर के टच में भी रहोगे और तैयारी भी होती रहेगी आप लोगों की, और सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा आपका।